नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका इलेक्ट्रिकल कोड में। चलिए शुरू करते हैं आज से 41 क्वेश्चन से। हम लोग अभी एससीएल का क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं। 41 क्वेश्चन है, विच वायरिंग सिस्टम मिनिमाइजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इन अ हाई फ्रीक्वेंसी लेबोरेटरी सिस्टम। तो कह रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी लेबोरेटरी सिस्टम में हम लेबोरेटरी सेटअप में हम कौन सा वायरिंग सिस्टम यूज करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग कहाँ यूज करते हैं? टेम्पोररी में यूज करते हैं ना, टेम्पोररी सेटअप में, है ना, जैसे शादी वगैरह में। तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये लैब सेटअप पूछ रहा है, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी। सरफेस कंड्यूट वायरिंग, विद सरफेस कंड्यूट वायरिंग कहाँ यूज करते हैं? डोमेस्टिक वायरिंग में, डोमेस्टिक लो वोल्टेज डोमेस्टिक वायरिंग, लो वोल्टेज डोमेस्टिक वायरिंग यहाँ यूज करते हैं ना। फायर नहीं होना चाहिए, फायर नहीं होना चाहिए, है ना। जहाँ पे फायर का खतरा नहीं होगा वहां पे सरफेस कंड्यूट यूज करेंगे, है ना। फिर एक बोल रहा है कैसिंग कैपिंग विद प्लास्टिक। तो लैब में हम कैसिंग कैपिंग क्यों यूज करेंगे, है ना दोस्तों, क्योंकि वहां फायर का खतरा होता है, एसिड वगैरह आता है, तो लैब में ये भी नहीं यूज करेंगे। कंड्यूट वायरिंग यही होगा दोस्तों, लैब में या कहीं भी जहाँ सेफ्टी हमें ज्यादा चाहिए वहां हम क्या करते हैं, यूज कंड्यूट वायरिंग यूज करते हैं ना। कंड्यूट वायरिंग विथ मेटेलिक शिल्डिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट हैज अ आरएमएस करंट ऑफ 5 आरएमएस दिया हुआ है एंड ये 100 वोल्ट दिया हुआ है आरएमएस वोल्टेज। तो और पावर फैक्टर दिया, क्या पूछ रहा है दोस्तों, एपीरिएंट पावर। हमसे एक्टिव या रिएक्टिव पावर नहीं, एपीरिएंट पावर पूछा था। एपीरिएंट पावर एस होता है, V इंटू ए होता है ना। तो 100 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 500 वोल्ट एम्पीयर हो जाएगा। बहुत आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या कर रहा है, if the length of a magnetic path increases, मैग्नेटिक पाथ का लेंथ इंक्रीज किया तो what happens to the reluctance। रिलक्टेंस का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, S इक्वल टू 1 बाय म्यू L बाय, है ना, रिलक्टेंस का। तो कह रहा अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रिलक्टेंस क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा। तो रिलक्टेंस रिमेन द सेम, रिलक्टेंस बिकम जीरो, रिलक्टेंस इंक्रीज, यही होगा। इसका एनालॉजी रिलक्टेंस का क्या होता है दोस्तों, याद है, रेजिस्टेंस, है ना। और क्या रिलक्टेंस को और क्या लिख सकते हैं, अब जैसे देखो रेसिस्टेंस को R इक्वल टू क्या लिखते हैं, V बाई। तो उसी तरह से हम रिलक्टेंस को क्या लिख देंगे, S इक्वल टू V बाई। V क्या होगा, Ni, I क्या होगा, Ni बाई 5। तो ये हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते, ये मिसप्रिंट हो गया था इसीलिए। चलिए देखते हैं। इन द पावर फ्लो डायग्राम ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मशीन विच लॉसेस आर कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, विच लॉसेस आर कंसिडर्ड नेग्लिजिबल अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन। नॉर्मल रनिंग कंडीशन में कौन सा लॉस नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना। तो ये मिसप्रिंट हो गया था इसीलिए इसे मुझे लगाना पड़ा ऐसे। तो चलिए देखते हैं। तो पूछ रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के सर्किट डायग्राम में कौन सा लॉस नेग्लिजिबल होगा नॉर्मल रनिंग कंडीशन में और क्यों होगा। तो फर्स्ट बोल रहा है स्टार्टर। स्टार्टर तो डायरेक्टली सप्लाई से जुड़ा होता है ना दोस्तों। स्टार्टर सप्लाई, स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर पे ये आयरन लॉस का बोल रहा है ना। तो स्टार्टर में आयरन लॉस या कॉपर लॉस ये जो होता है काफी ज्यादा होता है ना। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये सप्लाई कनेक्टेड होता है, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होता है ना। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज, जो कि हाई होता है। तो इस वजह से क्या होता है, स्टार्टर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस ज्यादा होता है ना। स्टार्टर आयरन लॉस तो ये तो नेग्लिजिबल नहीं होगा, उसी तरह से कॉपर लॉस भी नेग्लिजिबल नहीं होगा ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। मैकेनिकल लॉस तो हमेशा ही होगा ना। मैकेनिकल लॉस क्या होता है, मैकेनिकल लॉस फ्रिक्शन एंड विंडेज होता है, फ्रिक्शन एंड विंडेज, है ना, जो कि कभी नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। क्यों होगा, रोटर आयरन लॉस बोल रहा है। तो रोटर आयरन लॉस, ये स्टेटर आयरन लॉस था, इसीलिए क्या हो गया, ये नेग्लिजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है ना, हाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है। और लेकिन रोटर आयरन लॉस क्यों होगा, क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एस है, और ये मतलब ये क्या है, स्लिप। और स्लिप कितना होता है एट नॉर्मल रनिंग कंडीशन 3 to 5%, जो कि बहुत लो होता है, जिसकी वजह से एफआर क्या होता है, लो। एफआर लो होता है तो क्या हो जाता है, रोटर आयरन लॉस भी लो हो जाएगा। रोटर कॉपर लॉस तो दिया हुआ नहीं, तो रोटर आयरन लॉसेस होगा नेग्लिजिबल। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स रोटर फ्रीक्वेंसी जो वेरी लो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। समझ रहे हो ना। स्टार्टर पे हाई फ्रीक्वेंसी होता है, इसीलिए आयरन लॉस कॉपर लॉस दोनों हाई फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्टेड होता है। तो कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों नेग्लिजिबल नहीं होगा। मैकेनिकल लॉस फिक्स होता है, मतलब फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस तो होता ही है, तो मैकेनिकल लॉस भी नेग्लिजिबल है। लेकिन रोटर आयरन लॉस क्या होता है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, FR इक्वल टू SF होता है ना। ये स्लिप होता है 3 से 5% होता है नॉर्मल रनिंग कंडीशन में, जो कि काफी लो है। तो जब
एफ आर फ्रीक्वेंसी, जो रोटर फ्रीक्वेंसी काफी लो है, जिसकी वजह से रोटर आयरन लॉस नेग्लिजिबल होता है। और आयरन आयरन लॉस ऑफ रोटर नेग्लिजिबल क्यों होता है? क्योंकि आयरन लॉस क्या होता है? आयरन लॉस क्या होता है? ईडी करंट हिस्टेरेसिस लॉस, ईडी करंट एंड हिस्टेरेसिस, और दोनों क्या होता है? एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो आयरन लॉस क्या होगा? कम होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्लासरूम मेजर्स 8x5 बोल रहा है, 8x5 है क्लासरूम का एरिया, ठीक है। तो मतलब 40 मीटर स्क्वायर एरिया। कह रहा है इफ द रिकमेंडेड लाइट इज 12 वाट, 12 वाट पर, कह रहा है कि रिकमेंड किया गया 12 वाट स्क्वायर मीटर का लाइट, तो टोटल लाइटिंग रिक्वायर्ड कितना? टोटल लाइटिंग रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो टोटल लाइटिंग 40 इंटू 12 48 480 वाट हमें रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डीसी मोटर इन अ कन्वेयर सिस्टम एक्सपीरियंस सप्लाई वोल्टेज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, एक डीसी मोटर में सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। तो द स्पीड ड्रॉप्स ड्यूरिंग लो वोल्टेज पीरियड, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो स्पीड भी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। वाइल फील्ड करंट, इट मींस आईएफ, फील्ड करंट एंड लोड it remains constant, तो which principle explain the observation based on speed control equation, ठीक है। तो अब देखो स्पीड कंट्रोल में अपन दो जानते हैं, एक होता है आर्मेचर कंट्रोल, एक होता है फ्लक्स कंट्रोल, है ना। फ्लक्स कंट्रोल में क्या होता है कि फ्लक्स घटाते तो स्पीड बढ़ता है ना। और आर्मेचर कंट्रोल में क्या होता है कि रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं, रेसिस्टेंस ये बढ़ाते हैं तो ओवरऑल घटता है, और रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ओवरऑल घटता है तो ये घटेगा, है ना। यहाँ ये घटता है तो ये बढ़ता है। तो फ्लक्स में क्या होता है? फ्लक्स कंट्रोल में स्पीड बढ़ता है, लेकिन आर्मेचर कंट्रोल में क्या होता है? स्पीड घटता है, ये तो अपन जानते हैं। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा होगा स्पीड कंट्रोल का, है ना। देखो स्पीड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फ्लक्स, अगर हम फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो ये गलत है। स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, अगर फ्लक्स को हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, इसको फ्लक्स को हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो स्पीड क्या इंडिपेंडेंट होगा अप्लाइड वोल्टेज से? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इट वेरीज, है ना। क्योंकि आई ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। नेक्स्ट कर रहा है स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहेगा एज लॉन्ग एज आर्मेचर रेसिस्टेंस इज अनचेंज, मतलब अगर आर्मेचर रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहा, ठीक है, तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा? चलिए मान लिया ये कांस्टेंट है, आईएफ कांस्टेंट है, और ये बोल रहा है कि आर्मेचर रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा, तो क्या स्पीड कांस्टेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये जो आई ए है ये हो सकता है वेरी करे, अब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब ये क्या कर रहा है? फोर्थ ऑप्शन, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर। स्पीड अपन तो जान ही रहे ना, आईएफ कांस्टेंट और लोड कांस्टेंट है, तो आईएफ कांस्टेंट है और लोड कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है तो ये हटा। तो कह रहा है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट वोल्टेज अक्रॉस द, तो यस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट वोल्टेज, है ना, अक्रॉस द आर्मेचर, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। इन स्ट्रीट लाइटिंग इंस्टॉलेशन, स्ट्रीट लाइटिंग में बोल रहा है कि स्टील टावर पोल पे अर्थ वायर का हम यूज करते हैं ना, इस तरह से अगर वायर जाता है तो हम एक अर्थ वायर का यूज करते हैं ऊपर में, है ना, जो कि कौन सा होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का। तो हम लोग जानते हैं कि क्यों यूज करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का यूज, पास थ्रू गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का हम यूज क्यों करते हैं? ऑब्वियसली मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए ना, क्योंकि अर्थ वायर का बने रहना काफी जरूरी है। अर्थ वायर वहां से ब्रेक अगर होगा तो काफी दिक्कत हो सकती है, सिस्टम में फॉल्ट वगैरह हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल प्रोटेक्शन, है ना। मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए हम नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी इसको बनाना। ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि विच इज करेक्टली डिस्क्राइब द बैलेंस्ड स्टार। स्टार में अपन क्या जानते हैं? आई एल इक्वल टू आई फेज होता है ना, और वी एल इक्वल टू √3 बी फेज होता है, और जबकि डेल्टा में अपन क्या जानते हैं? वी एल इक्वल टू बी फेज होता है और आई एल इक्वल टू √3 आई फेज होता है, जानते हैं। करा है कौन सा कंडीशन होगा? तो लाइन करंट इज द सम ऑफ द ऑल फेज करंट, ये क्या बोला? लाइन करंट इज द सम ऑफ ऑल फेज करंट, ऐसा बिल्कुल नहीं। लाइन करंट इज 0 नहीं होगा, लाइन करंट इक्वल्स टू द वोल्टेज नहीं होगा, ये होगा लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देखते हैं। चलिए इसको देखने से पहले अपन अपना कुछ देखते हैं ना। अब अपन जानते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर में जनरेटर है और मोटर है, ठीक है। अब इसमें एक होता है प्योरली रेसिस्टिव लैगिंग और लीडिंग, है ना। अब देखो अब रेसिस्टिव में क्या होता है? ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, ये भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, है ना। इसका उल्टा इसमें लेंगे। और लैगिंग में क्या होगा? डीमैग्नेटाइजिंग होगा, डीमैग्नेटाइज, और यहाँ क्या होगा? मैग्नेटाइज। इसका उल्टा हो जाएगा मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। इसमें एक ग्राफ भी आता है जनरेटर वाले में, ये दोनों में।
अब इसमें क्या होता है, इस तरह से है, तो ये क्या हो जाता है अंडर एक्साइटेड, ये क्या होता है ओवर एक्साइटेड, ये क्या होता है यूनिटी पावर फैक्टर, है ना, ये क्या होता है अंडर एक्साइटेड, ये ओवर एक्साइटेड हो गया। और क्या होता है ये यहाँ पे होता है लीडिंग, यहाँ पे होता है लैगिंग, है ना। और इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें भी अंडर एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड, है ना, ये क्या हो जाता है यहाँ लैगिंग, और ये क्या हो जाता है लीडिंग, है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया। चलिए अब अपन कैसे इसको इसमें कंफ्यूज होते हैं काफी बच्चे, तो मैंने इसको कैसे याद रखा, बस सिंक्रोनस जनरेटर का याद रखना, कुछ नहीं याद रखना है, सब भूल जाओ, बस सिंक्रोनस जनरेटर का याद रखना। और उसमें क्या ट्रिक याद रखना है अपने को, ठीक, अपने को क्या याद रखना है, ला दे, ला दे, ले, माँ, माँ बोल रही है कि ला दे बेटा, ला दे, और तो बेटा ला के बोल रहा है ले माँ, तो ला दे क्या हो गया लैगिंग, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, ठीक, लैगिंग डिमैग्नेटाइजिंग, लैगिंग डिमैग्नेटाइजिंग, बस जनरेटर का याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, लैगिंग डिमैग्नेटाइजिंग और लीडिंग मैग्नेटाइजिंग, बस यही याद रखना। बाकी ये ग्राफ अपन को पता ही होगा, ये हमेशा अंडर एक्साइटेड इधर होगा, ये ओवर एक्साइटेड होगा, तो उस अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे कि अंडर एक्साइटेड है या ओवर एक्साइटेड है ना, या ये लीडिंग होगा ये लैगिंग होगा, बस यही याद रखना है, ये कुछ नहीं याद रखना है, ये बिल्कुल भी याद मत रखना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बस इसको याद रखना है, और यही इसी से सब हो जाएगा। तो ये अपन ने देख लिया, ठीक है। अब चलो ये देखते हैं कि बोल रहा है कि यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, ठीक है, यूनिटी बोल रहा है, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं यूनिटी पे क्या होता है, ये जो यूनिटी था क्रॉस मैग्नेटाइज होता है ना, और क्रॉस मैग्नेटाइज का ग्राफ क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइज का ये हो जाता है ना अपन फिगर, ये क्या होता है ये फाई, ये होता है, ये क्या होता है ये फाई एम होता है ना। तो द आर्मेचर फील्ड रिएक्शन इज रिलेटेड टू मेन फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो वही है, यही चीज है, फाई ए फाई एम इज इक्वल टू कितना है 90, परपेंडिकुलर है, जीरो और जीरो लैगिंग में किस तरह का होता है, इस तरह का होता है फाई ए, और इधर फाई एम, यहाँ क्या होता है लैगिंग में डीमैग्नेटाइज करता है ना, डीमैग्नेटाइज, ये इधर जा रहा है ये इधर, तो उसको क्या कर देता है डीमैग्नेटाइज, और लैगिंग लीडिंग में क्या कर देता है एक ही तरफ दोनों फ्लक्स इधर जा रहा है और ये फ्लक्स भी इधर जा रहा है, तो ये क्या कर देता है मैग्नेटाइज, लेकिन इसमें क्या एक फ्लक्स इधर जा रहा है, फ्लक्स इधर जा रहा है, ये डीमैग्नेटाइज कर रहा है, इस तरह से होता है। अब ऑप्शन देखते हैं अपन, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एफ ए अपोजिट एफ एम डायरेक्टली, तो नहीं होगा, ये लैगिंग का है, ये किसका है लैगिंग का, ठीक है। एफ ए इज इन फेज विद एफ एम, नहीं, ये मैग्नेटाइजेशन का एफ ए लीड्स एफ एम, अब ये आप कहोगे कि ये होगा, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ लीड्स दे रखा है ना, तो ये यहाँ फेज कंडीशन हम नहीं लगाएंगे ना कि फेज है लीडिंग, नहीं, ये लीड्स बोल रहा है, तो लीड्स में क्या हो जाता है लीडिंग में ये होता है मैग्नेटाइजेशन होता है ना, पाए दोनों सेम फेज में होता है लीडिंग में, एफ इज परपेंडिकुलर टू एफ एम, ये अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए, तो एफ इज परपेंडिकुलर टू एफ एम होगा, तो ये सही होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डज अ वैक्यूम क्लीनर रिक्वायर अ फिल्टर, वैक्यूम क्लीनर में क्यों फिल्टर चाहिए, टू एडिशन डस्ट कलेक्शन बैग, ये सब आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, देखो क्या है क्वेश्चन, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, तो हमें फिल्टर स्पीड मोटर के लिए नहीं चाहिए, सप्लाई पावर टू द मोटर के लिए हम क्यों फिल्टर चाहेंगे, टू रिड्यूस द नॉइज नहीं, टू ट्रैप द फाइन पार्टिकल्स दैट पासेस थ्रू बैग, यही होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। अब इसमें कह रहा है कि करेक्टली डिस्क्राइब आर को डिस्क्राइब करो, एक्सएल को डिस्क्राइब करो और एक्सी को डिस्क्राइब करो, इफ फ्रीक्वेंसी वेरी, तो आर से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट होता है ना, और एक्सएल इक्वल टू क्या होता है 2πfc, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सएल का, है ना, तो ये हाँ, और एक्स क्या होता है एक्स इक्वल टू 1/2πfc, तो यह क्या हो जाता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक है, ये कांस्टेंट, ये डायरेक्टली इनवर्स। चलिए आर इज कांस्टेंट, एक्सएल डिक्रीजेज, एक्ससी इंक्रीजेज, आर तो चलो ठीक है, अगर हम एफ को बढ़ाते हैं तो एफ को घटाते तो एक्सएल डिक्रीज होगा, ठीक है, यही होगा, आर इंक्रीज नहीं होगा, आर डिक्रीज नहीं होगा, आर कांस्टेंट, एक्सएल इंक्रीज एक्ससी डिक्रीज, ये होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ठीक है, यही होगा, ये होगा आंसर इसमें, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या फ्रीक्वेंसी को ऐसा मान के चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है, तो आंसर यही होगा, एक्सएल इंक्रीज एक्सएल डिक्रीज, क्योंकि यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है एफ के बारे में, तो हम मान के चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ना, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। चलिए आगे चल, व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड फेल्योर प्रोटेक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड इन, ये देखिए ये काफी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें काफी बच्चे फंसे भी हुए,
है ना। तो देखिए ये तो हम क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी देर बाद, उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ कंसेप्ट। इसमें देखो क्या होता है ना, ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार। इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट केस होता है, फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में क्या होता है, फर्स्ट केस में होता है प्राइम मूवर कपल्ड, प्राइम मूवर कपल्ड, है ना, प्राइम मूवर कपल्ड। एक सेकंड रुक जाना दोस्तों, मैं इसमें फोटो ही ऐड कर देता हूँ, नहीं रहना बता दूंगा ऐसे। अब इसमें क्या होता है कि प्राइम मूवर कपल्ड है, ठीक है, और फर्स्ट फर्स्ट में रोटर एक्साइटेशन, रुक जाओ, रोटर एक्साइटेशन, सेकंड डीसी एक्साइटेशन, वही रोटर एक्साइटेशन, ये वो, ठीक है। और सेकंड क्या कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है प्राइम मूवर डीकपल्ड, प्राइम मूवर डीकपल्ड फर्स्ट। अब इसमें क्या हो जाएगा, रोटर एक्साइटेशन सेम प्रेजेंट, और सेकंड इज रोटर एक्साइटेशन रिमूव्ड। देखो क्या हो रहा है ना, इसमें हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेटर में क्या होता है, अल्टरनेटर में क्या होता है, ये मेरा अल्टरनेटर है ना, और ये कनेक्टेड है मेरा इनफाइनाइट बस बार से, है ना। तो अल्टरनेटर क्या करता है कि यहाँ से हम सिंक्रोनस पावर दिए तो पी जनरेट हुआ, फिर जगह अल्टरनेटर क्या करता है, यहाँ से एनर्जी जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी और बस बार में दे रही है ना। तो अल्टरनेटर में हम क्या कैसे करते हैं कि रोटर आर्मेचर तो होता है स्टेटर पे, और रोटर फील्ड को हम क्या करते हैं, रोटर को हम रोटेट करते हैं, कपल्ड, देखो यहाँ ना, प्राइमरी मूवर इज कपल्ड, रोटर को हम क्या करते हैं, प्राइमरी मूवर से कपल्ड करते हैं और उसको रोटेट करते हैं, और जब वो सिंक्रोनस स्पीड पे जाता है तो हम एक डीसी एक्साइटेशन देते हैं जिससे उसमें फील्ड क्रिएट हो जाता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है ना। इस तरीके से काम करता है। तो अब ये फर्स्ट कंडीशन है कि प्राइम मूवर कपल्ड है, प्राइम मूवर कपल्ड है मतलब हम रोटर को रोटेट कर रहे हैं और डीसी एक्साइटेशन भी दे रहे हैं। तो क्या होगा, वर्क्स नॉर्मली, ये क्या नॉर्मली वर्क्स नॉर्मली एज अल्टरनेटर की तरह नॉर्मली काम करेगा, है ना। अब अगर हम एक्साइटेशन को रिमूव कर दिए, अगर हम एक्साइटेशन को रिमूव कर दिए और बस प्राइम मूवर को रोटेट कर रहे हैं, प्राइम मूवर को रोटेट किया जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वीटी बाय एक्सेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी जीरो हो जाएगा, पी एस इज ग्रेटर देन पी हो जाएगा, है ना। पी एस इज ग्रेटर देन, तो एनआर की स्पीड एनएस से ज्यादा हो जाएगी, अगर हम उसको रोटेट करते रहेंगे तो एनआर की स्पीड एनएस से ज्यादा हो जाएगी, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज इंडक्शन जनरेटर। यही क्वेश्चन में वो बोल रहा है। हम इंडक्शन जनरेटर में जानते हैं इंडक्शन जनरेटर क्या होता है, सिंगली एक्साइटेड होता है ना, सिंगली एक्साइटेड होता है और सेल्फ एक्साइटेड होता है, उसमें बस रोटेट करते हैं और वो ईएमएफ इंड्यूस करता है और करंट को प्रोड्यूस करता है। तो वही है यहाँ भी, यहाँ पे देखो हम प्राइम मूवर को कपल्ड कर रखे थे, रोटेट कर रहे थे और डीसी एक्साइटेशन भी दे रहे थे, तो नॉर्मली अल्टरनेटर की तरह काम किया। हमने डीसी एक्साइटेशन को रिमूव कर दिया, बस प्राइम मूवर कपल्ड है, तो क्या हो जाएगा, एनआर की स्पीड एनएस से ग्रेटर हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड से, तो इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। अब क्या है कि प्राइम मूवर को भी हमने डिकपल्ड कर दिया, प्राइम मूवर को भी हमने डिकपल्ड कर दिया, तो क्या होगा इस तरह से। अब जब हमने प्राइम मूवर को डिकपल्ड किया है, प्राइम मूवर को डिकपल्ड कर दिया, मतलब अब हम रोटेट नहीं करा रहे, बस क्या कर रहे हैं, रोटर पे एक्साइटेशन दे रहे हैं ना। तो रोटर पे एक्साइटेशन हम इधर से दे रहे हैं और स्टेटर पे ये बस बार से ले रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये सिंक्रोनस मोटर की कंडीशन हो गई। मोटर में हम रोटर को एक्साइट कर रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे हैं, बस रोटर को एक्साइट कर रहे हैं, और स्टेटर पे भी ये बस बार से ले रहा है, ये स्टेटर पे भी बस बार से ये करंट ले रहा है। तो दोनों करंट हो रहा है, ईएमएफ दोनों फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों फ्लक्स हो रहा है और सिंक्रोनाइज हो जा रहा है, और वो रोटर सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव कर रहा है ना। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, रोटर एक्साइटेशन को हमने रिमूव कर दिया। अब रोटर एक्साइटेशन रिमूव कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये सेलिएंट पोल होगा, अगर सेलिएंट पोल वाला मोटर होगा और अगर ये सिलेंड्रिकल होगा, अगर ये सेलिएंट पोल वाला मोटर होगा, तो अगर हम एक्साइटेशन रिमूव भी कर देंगे, है ना, और डिकपल्ड भी कर देंगे, एक्साइटेशन रिमूव भी कर दिया, लेकिन यहाँ से ये बस बार से ले रहा है ना, और सेलिएंट पोल है और एक्साइटेशन हमने हटा दिया, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिलक्टेंस मोटर की तरह बिहेव करेगा, है ना। अगर हम रोटर एक्साइटेशन हटा देते हैं फिर वो रोटेट होते रहता है एट एनएस स्पीड, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलक्टेंस मोटर। तो ये रिलक्टेंस, लेकिन अगर सिलेंड्रिकल रहा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इंडक्शन मोटर की तरह। क्लियर दोस्तों, तो यही मैं बताना चाह रहा था। हम इस पे और भी डिटेल से चर्चा कर सकते हैं, अगर आपको डाउट होगा तो आप बताइएगा, हम क्लास
इस पे हम साथ मिलकर पढ़ लेंगे, क्लास ले लेंगे, है ना। चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड फेल्योर प्रोटेक्शन नॉट प्रोवाइडेड। देखो कैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि कर रहा है अगर फील्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड को नॉट, फील्ड प्रोटेक्शन को अगर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो फील्ड प्रोटेक्शन को अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे भैया तो फील्ड फेल्योर ही होगा, है ना। फील्ड फेल्योर होगा तो वही पूछ रहा है हमसे कि फील्ड फेल्योर होगा तो इनमें से क्या हो जाएगा, है ना। तो अगर फील्ड को हम फेल्योर किए मतलब हटा दिए, देखो प्राइम मूवर कपल्ड है और फील्ड यहाँ प्रोड्यूस है, यहाँ फील्ड हटा दिए, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है ना। फील्ड को हट गया तो इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ये देखो कैसे घुमाया है कि नॉट प्रोवाइडेड, है ना। तो देखो अल्टरनेटर स्टार्टर करंट डिक्रीजिंग नहीं, अल्टरनेटर रिवर्स, अल्टरनेटर में ऑपरेट है जाए इंडक्शन जनरेटर, अल्टरनेटर किसकी तरह वर्क करेगा, इंडक्शन जनरेटर। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने छोड़ा हुआ, मैं ये गारंटी देता हूँ ना, मेरा तो सही था भाई। विच कंडीशन इज, बहुत ही आसान सवाल कर रहा है, कौन सा कंडीशन होगा डेल्टा को स्टार में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सर्किट एनालिसिस में, है ना। तो कह रहा है नेटवर्क कंटेन 3 एलिमेंट एट अ सिंगल लोड, मतलब 3 एलिमेंट को हम सिंगल लोड पे करेंगे तो उससे हम स्टार डेल्टा को स्टार में, गलत, है ना। द नेटवर्क हैज ओनली पैरेलल रेसिस्टर रहेगा, पैरेलल, तो हम गलत, ये भी, तो हम डेल्टा को स्टार में। द नेटवर्क इज ओपन विथ नो क्लोज लूप, इज लॉजिकल। नेटवर्क कंटेन 3 एलिमेंट इन क्लोज लूप, ये होता है ना डेल्टा, तो नेटवर्क कंटेन 3 इन क्लोज लूप, तो यही होगा, ये आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, गौर से देखना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ कोर इन अ 3 कोर अंडरग्राउंड केबल, 3 कोर अंडरग्राउंड केबल, है ना, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये, है ना। ये क्या होता है दोस्तों, ये आर होता है, लेकिन ये क्या होता है, डी होता है ना, अपन जानते हैं। तो अपन जानते हैं कैपेसिटेंस का क्या होता है फॉर्मूला, कैपेसिटेंस पर फेज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln डी बाई आर। अगर डिस्टेंस बिटवीन, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घटेगा, है ना। डी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, याद रखना। और अगर रेसिस्टेंस बढ़ा, ये रेसिस्टेंस बढ़ा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखना दोस्तों। तो देखो क्या होगा हमारा आंसर, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस घटेगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज, जीरो तो नहीं होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज। आगे चलते हैं दोस्तों। हाउ डज अ पैराबोलिक डिश इन अ कंसंट्रेटर, मतलब इस तरह का पैराबोलिक डिश है ना, तो इस पे कंसंट्रेट करने के लिए ये जो है मेरा, ये यहाँ पे कंसंट्रेट करने के लिए मेन फोकस टू द रिसीवर क्या हम करते हैं ना। तो देखो इट यूजेज अ सिंगल एक्सिस ट्रैकर, क्या हम सिंगल एक्सिस ट्रैकर का यूज करते हैं। सेकंड क्या कर रहा है, इट रिलाइज ऑन फिक्स्ड ड्यूरिंग डे लाइट, ये फिक्स पोजीशन पे रिले करता है, बिल्कुल भी नहीं फिक्स। अगर हमें कंसंट्रेटेड सोलर पावर इस जगह पे चाहिए तो हम इसको फिक्स थोड़ी ना रखेंगे, इसको रोटेट करेंगे ना, या तो ऊपर या नीचे, ताकि यहाँ पे कंसंट्रेट हो, है ना। तो फिक्स थोड़ी ना रखेंगे, सूर्य हमेशा चेंज करते रहता है अपना डायरेक्शन, तो ये फिक्स नहीं रखेंगे। इट एडजस्ट मिरर मैनुअली, मैनुअली आप कितना एडजस्ट करोगे ना, पॉसिबल नहीं है ये भी। अब ये देखो कर रहा है, देखो इट यूजेज अ सिंगल एक्सिस ट्रैकर टू एडजस्ट द एंगल, बिल्कुल भी नहीं, सिंगल नहीं, हम लोग डुअल यूज करते हैं। सिंगल एक्सिस सिर्फ जो है एक ही डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट को ट्रैक करके बताता है ना। देखो सन जो है ना ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट होता है ना, और क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ भी होता है, साउथ भी होता है, ये डेली होता है ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें दो डुअल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम लगाते हैं जो कि पर डे ईस्ट टू वेस्ट सन को ट्रैक करता है और उसी अनुसार रोटेट होता है। और एक और क्या होता है, सूर्य जो है नॉर्थ टू साउथ भी हर एक साल, मतलब इसका एलिवेशन चेंज होते रहता है, सूरज का हाइट जो है बदलते रहता है, तो उसके लिए भी हम एक ट्रैकिंग सिस्टम लगाते हैं जिससे हमें कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम इस पे फोकस कर सके, है ना। तो आंसर ये होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते। करा विच कंपोनेंट इन अ सोलर हीटिंग सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम द सोलर कलेक्टर टू द स्टोरेज टैंक। देखो ये आप बिना पढ़े भी लगा सकते हो। करा है सोलर हीटिंग सिस्टम, कौन सा कंपोनेंट सोलर हीटिंग सिस्टम का रिस्पांसिबल होगा हीट को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम सोलर कलेक्टर टू स्टोरेज टैंक में, कौन स्टोरेज टैंक में, तो इंसुलेशन तो रिस्पांसिबल नहीं होगा, पंप रिस्पांसिबल नहीं होगा स्टोरेज करने, हीट एक्सचेंजर ही रिस्पांसिबल होगा ना जी, हीट को एक्सचेंज कर देता है और स्टोरेज में डाल देता है ना। देखो ये भी, यहाँ भी देखो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, डाई पैरा फेरो, इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या होगा। देखो इसमें कैसे याद रखना है, अपन डाई में महंगा एलिमेंट, महंगा वाला याद रखना है, महंगा, ठीक है ना। और महंगा में क्या क्या याद रखना है, जैसे देखो डायमंड होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, ये सब क्या है, डायमंड। और क्या महंगा याद रखना है, सेमीकंडक्टर याद रखना है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना।
और क्या याद रखना है, और कुछ एक्सेप्शनल याद रखना है, जैसे जिंक, लीड, है ना, मरकरी, और एक अच्छा सा एग्जांपल वाटर। तो ये सब क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है ना। डायमैग्नेटिक अपन जानते हैं ना, डायमैग्नेटिक तो अपन जानते हैं जो अपोज करता है ना। डाई हो गया। नेक्स्ट वन इज पैरा। पैरा में देखो ईएम, ईएम वाला जितना होगा सब होगा, ईएम वाला जितना सब, ईएम वाला सब होगा, ठीक है। और इसमें एक्सेप्ट मतलब एक चीज और याद कर लो इसमें कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एयर, इसको भी याद कर लो। मैग्नीज भी होता है, इसको भी याद कर लो। तो ये याद करना इसमें। और हमारा फेरो में क्या होता है, फेरो में तो 3-4 याद कर लो काफी है। आयरन, कोबाल्ट जो मैग्नेटाइज हो जाता है इजीली, उसी को फेरो कहते हैं। निकल, स्टील, बाकी आपको पता ही है। तो ये क्या करा, निकल ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे आर फेरोमैग्नेटिक, सारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए कौन सा क्या यूज करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए नमी वाले इन्वायरमेंट में हम क्या यूज करेंगे, तो प्लेसिंग इक्विपमेंट नियर द नहीं, पेंटिंग द वॉल नहीं, कीपिंग द फ्लोर ड्राई नहीं, मतलब ये भी है बट इतना हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे जितना ये है कि यूज ग्राउंड फॉल्ट सर्किट करंट इंटरप्टर, ये ज्यादा कन्विंसिंग ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मशीन P एज अ सिलेंड्रिकल रोटर एंड Q एज अ सैलिएंट पोल। अभी हमने पढ़ा है कि सिलेंड्रिकल रोटर और सैलिएंट पोल, इसमें क्या होता है, इसमें रिलक्टेंस होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें रिलक्टेंस प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी इसमें रिलक्टेंस, यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और यहाँ क्या होता है रिलक्टेंस प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सैलिएंट में, है ना। तो यहाँ रिलक्टेंस प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, और यहाँ सिलेंड्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। चलिए अब देखते हैं, करा P और Q है, P जो है सिलेंड्रिकल है और Q जो है सैलिएंट है। बोथ मशीन हैव इक्वल रिलक्टेंस पावर, नॉट ओनली P एग्जिबिट्स रिलक्टेंस, नहीं ओनली Q एग्जिबिट्स रिलक्टेंस, P डज नॉट। ये होगा लास्ट क्वेश्चन। ये करा डिटरमाइन द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, इसका थेवेनिन्स निकालना है, दोनों पैरेलल में है तो R1 पैरेलल R2 ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये था, मैं इसको ऐसे ही ले आया, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम में ये था और इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे 10 × 12 प्लस 10 प्लस 12 दोनों पैरेलल में ना, तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा ना, ये हो जाएगा आंसर 16/11। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।